नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान किया। अगले साल फरवरी मार्च में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलित सिख चेहरे को कमान दी जा रही है। चन्नी आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चन्नी से पहले पंजाब सरकार में मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा के नाम को तकरीबन फाइनल बताया जा रहा था, लेकिन आखिरी समय में उनके नाम की जगह चरणजीत सिंह के नाम का ऐलान हुआ है। यह पहली बार होगा जब पंजाब में दलित नेता को राज्य की कमान सौंपी गई। चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बधाई दी और कहा है कि हमें पंजाब के लोगों से किए गए वादों को पूरा करना जारी रखना है। उनका विश्वास सर्वोपरि है। चन्नी को कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोधी बताया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही पंजाब के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। प्रदेश सरकार महापुरुषों से जुड़े साहित्य को जन जन तक पहुंचाने को लेकर प्रेरित करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में दीनबंधु सर छोटूराम के लेख और भाषणों पर आधारित पुस्तकों के 5 वॉल्यूम का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सर छोटूराम पूरे देश के लिए एक प्रेरणा पूंजी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दीनबंधु सर छोटूराम की पुस्तक विमोचन के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि सर छोटूराम हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। दीनबंधु छोटू राम की पुस्तक संग्रह के कार्यक्रम को सीएम मनोहर लाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सर छोटूराम किसानों के लिए ही नहीं बल्कि हर वर्ग के मसीहा हैं। सीएम ने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम ने सभी वर्गों के हित में काम किया। उन्होंने कहा है कि दीनबंधु सर छोटूराम ने हमेशा सभी का सम्मान किया। इस मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ियां हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। सीएम ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति को समझने के लिए दूसरे राज्य भी हमारे मुरीद हैं। हर 10 किलोमीटर के दायरे में हमारा खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सीएम ने कहा है कि इसे और मजबूत करने में हम जुटे हुए। खेलो इंडिया से भी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाता है। हरियाणा की इस बार खेलो इंडिया की मेजबानी करेगा। सम्मानित होने के तुरंत बाद खाते में जमा हो जाएगी सम्मान राशि। खिलाड़ियों के साथ कोच को भी दी जाएगी सम्मान राशि। सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने इस दौरान एमएमएफबी पर फसलों के 57 साल 2021-22 में फसलों की खरीद की तैयारी की समीक्षा की। सीएम ने प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। वही केएमएस 2021 से पहले अतिरिक्त क्रय केंद्रों की व्यवस्था करने और बाजार की तस्करी होने पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आगामी साल 2021-22 के दौरान खरीफ फसलों के उपार्जना के लिए बाधारित उपार्जना सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रबंध किए जाएंगे। अतिरिक्त उपार्जना केंद्रों की स्थापना के लिए आवश्यक स्थानों की समय पर पहचान शीघ्र की जाए। सीएम ने मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता की समय पर व्यवस्था करने के साथ ही पर्याप्त संख्या में ट्रायर और तोल तराजू, बरादन, सिलाई मशीन आदि भी सुनिश्चित की जाए। सीएम ने बताया कि धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होने की संभावना है और ये 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। मक्का, बाजरा और चंद्रमा की खरीद 21 अक्टूबर से शुरू होने की योजना है और ये 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। वहीं मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से की जाएगी और 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री को आगे बताया कि खरीफ फसलों की खरीद 2021-22 तक सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि किसान आंदोलन तो मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत द्वारा अल्लाह अकबर कहने के साथ ही हो गया था खत्म। हरियाणा की राजनीति में सब ठीक ठाक होने के सवाल पर रामविलास शर्मा ने कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ ठीक ठाक नहीं होता। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए रामविलास शर्मा ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में गुणात्मक शिक्षा पर जोर है, बेरोजगारी दूर करने में अहम रोल निभाएगी।
हरियाणा सरकार प्रभारी विवेक बंसल ने तीनों कृषि विधेयकों को पूरी तरह से किसान विरोधी करार देते हुए कहा है कि पिछले 9 महीने से देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है, लेकिन मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि ये सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी में संगठन विस्तार पर विवेक बंसल ने कहा है कि अगली बार करनाल संगठन को होने पर भी सिरसा की कोर्ट कॉलोनी में रेलवे फाटक के निकट यातायात थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान बंद फाटक के नीचे से निकलने वाले, गलत साइड से रेलवे लाइन क्रॉस करने वाले और ट्रिपल राइड्स और बुलेट से पटाखे छोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। 2 बुलेट मोटरसाइकिल के 11,000 के चालान काटे गए हैं। ट्रिपल राइडिंग करने वाले और बुलेट के पटाखों छोड़ने वालों पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा नियमों की अवहेलना करने, कागजात पूरी नहीं होने, नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाने वाले लोगों का मार्केट कमेटी के खिलाफ धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने मार्केट कमेटी के अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों को मार्केट कमेटी ने रेहड़ी लगाने से साफ मना कर दिया। मार्केट कमेटी ने सभी वेंडरों को फीस जमा कराने के आदेश दिए और फीस नहीं जमा कराने पर रेहड़ी लगाने से मना कर दिया। इसी वजह से सब नाराज दिखे। चरखी दादरी जिला मुख्यालय के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कॉलेज के लिए किसान मॉडल स्कूल को अस्थायी भवन तय करने के बाद प्रशासनिक आज तक कॉलेज पहुंचने के लिए रास्ते को ठीक नहीं करवा पाए। कॉलेज के लिए शहर से जाने के लिए ना तो कोई साधन है और ना ही कोई साइन बोर्ड है। दलदल भरा रास्ता है, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। यमुनानगर में आज उस समय दर्दनाक हादसा हुआ जब एक व्यक्ति अपने किसी परिचित की अस्थि विसर्जन करने के लिए हमीदा हेड पर पहुंचा। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो पानी के बहाव में बह गया। उसे खोजने के लिए एक पटवारी, गोताखोर सहित 6 लोग कश्ती में सवार होकर निकले और तेज बहाव में नाव भी पलट गई, जिसमें 4 लोग लापता हो गए। लेकिन गोताखोर सुरेंद्र और बिक्की नामक एक व्यक्ति गहरे पानी में चले गए, जिन्हें ढूंढने के लिए कई टीमें लगी हुई है, लेकिन घंटों प्रयास के बावजूद अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। लगातार हुई तेज बारिशों से जहां एक तरफ शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या मुसीबत बनी है, तो वहीं दूसरी तरफ बरसात के होने के बाद किसान खुश नजर आए। जोहड़ और तालाब पानी से लबालब भर गए हैं और भूमि का जलस्तर भी ऊपर आने लगा। किसानों का कहना है कि बरसात से उनकी फसल को अच्छा खासा पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से वो खुश हैं। केतल के उपमंडल पुंडरी हलके में निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन ने सरकार की अनदेखी से नाराज होकर अल्टीमेटम दिया है, जिसमें विधायक रणधीर गोलन गठबंधन सरकार से अलग हो सकते हैं। विधायक रणधीर गोलन ने प्रेस वार्ता की, जिसमें लोगों का कहना है कि अधिकारी सुधर नहीं रहे हैं, जल्दी इस्तीफा देकर अलग होंगे विधायक। सोनीपत में रास्ता खुलवाने के लिए अहम बैठक बुलाई गई है। दिनबंधु छोटूराम कॉलेज पहुंचे एसीएस और डीजीपी। सोनीपत के उद्योगपतियों के साथ मीटिंग हुई। एक तरफ का रास्ता खोलने पर लगातार मंथन चला, तो वही किसान नेताओं ने बैठक में आने से मना कर दिया। सरकार ने रास्ता खोलने के लिए कमेटी बनाई है। इस दौरान अलग अलग इंडस्ट्री क्षेत्र के प्रधान उद्योगपति शामिल हुए। सियाचिन में शहीद हुए तरुण भरद्वाज के घर पहुंचे कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करना ये देश का गौरव है। दीपेंद्र हुड्डा ने शहीद तरुण भरद्वाज की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के लोगों को इस दुख के घड़ी से लड़ने के लिए प्रार्थना भी की। दीपेंद्र ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सियाचिन में शहीद हुए 21 वर्षीय तरुण भरद्वाज के नाम पर एक से स्टेडियम या फिर पार्क बनाए जाने पर सरकार से बात करेंगे। सोना में सरकारी कार्यालय में लेट लतीफ कर्मचारियों पर जल्द गार्ड्स गिरने वाली है, एसडीएम ने निर्देश जारी किया। हरियाणा में महिला कांस्टेबल के लिए 2 दिवसीय परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, जिसके आखिरी दिन अंबाला की सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखने को मिली। पुलिस केंद्रों के पास धारा 140 लगाई गई है। परीक्षा के सेंटर दूर आने से परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। महम में राज्यसभा सांसद ने राजकीय महाविद्यालय में स्टूडेंट ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 15 राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए। रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि स्टूडेंट्स ओलंपिक खेलों का शुभारंभ महम से ही हुआ था और एक बार फिर से इस प्रतियोगिता का आयोजन महम से हो रहा है।
करनाल के नीलखेड़ी के पास बीती 14 सितंबर को 3 लाख की लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया है चाचा भतीजों ने ही 3 लाख हड़पने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। टोहाना से सीआईए टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लाखों रुपए की हेरोइन सहित बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवकों ने अपनी पहचान भूनिया निवासी विक्रम और बिक्की के रूप में की। पुलिस मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश में जुटी। डीएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि सीआईए टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सप्लायर के बारे में पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पृथला के सिकरी स्थित काजल नर्सिंग होम में चेकअप कराने गई महिला और उसके परिजनों के साथ अस्पताल में कर्मचारियों ने मारपीट की। महिला ने डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने की भी गंभीर आरोप लगाए। रोहतक पुलिस की सीआई 1 स्टाफ की टीम ने लूट की 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 4 लुटेरों को पिस्तौल के बल पर करीब 3.5 लाख के गहने की लूट की थी। चारों लुटेरे सीसीटीवी में कैद हो गए थे। पुलिस ने इसी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तार किया। भिवानी में 84वीं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज हुआ। देश के 26 राज्यों के 1000 खिलाड़ी और कोच खेल महाकुंभ में जुटे। प्रो कबड्डी के सितारे प्रदीप नरवाल, राकेश नरवाल ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ऐसी प्रतियोगिता से युवाओं को मिल रहा है खेल के प्रति प्रोत्साहन। पानीपत के गांव बाबरपुर मंडी के पास झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिला। हड़कंप मच गया। युवक के शरीर पर चोट के कई निशान। युवक की पीठ पर लटका हुआ बैग भी मिला है। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। रादर के गांव जुबल के पास शनिवार देर रात 3 वाहनों की हुई भिड़ंत से 2 की मौत हो गई है, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल है। मृतक सहारनपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी लोड करके कैथल जा रहा था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तफ्तीश में जुटी। भटनागर कॉलोनी में गोली लगने से दोनों युवक की हालत गंभीर हो गई है। बदमाशों ने दुकानदार और पूर्व एमसी के भतीजे पर फायरिंग की थी। दोनों घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बदमाशों की पहचान बताने पर 50,000 का इनाम। पानीपत के चुकाना रोड पर बदमाशों का आतंक लगातार जारी। बदमाश ने देर रात 2 लोगों को गोली मारकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पानीपत के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। कामधेनु गौशाला में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री ने शिरकत की। कामधेनु गौशाला में जनहित के लिए आरोग्य केंद्र का भी निर्माण किया गया है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। जिस तरह बीमार होने के बाद प्राइवेट अस्पताल या शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए लोग जाते हैं, लेकिन अब कामधेनु आरोग्य केंद्र खुलने से उनको लाभ मिलेगा। कुरुक्षेत्र में एक वीडियो ने 2 दोस्तों की जिंदगी बदल दी। दोनों दोस्त घर में मोती की खेती का सालाना लाखों रुपया कमाने के साथ साथ देश में मोती बेचकर अपना नाम कमा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में काम करने वाले 2 दोस्त सुरेंद्र और राजेश दोनों इंजीनियर थे, लेकिन इंटरनेट पर एक वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल दी। हथनी विधानसभा के गांव चिल्ली में बच्चों की मौत के बाद अब भी ये बीमारी बुजुर्ग को भी अपनी चपेट में ले रही है। 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के पास रोजाना दर्जन बच्चे बुखार से पीड़ित आ रहे हैं। उधर पेयजल की लाइनों को उखाड़े जाने से गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान। गांव में 2 बच्चों में डेंगू की भी पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने ये बुखार एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है। सिरसा के एमसी कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे युवक के कमरे में चोरी हो गई है। चोरी कमरे का ताला तोड़कर किया गया। शनिवार शाम को जब वे वापस लौटा तो सामान बिखरा हुआ देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश में जुटी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,800 नए मामले सामने, 43,219 रिकवरी हुई, 296 की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,391 नए केस सामने हैं। एक दिन में 80 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी 47,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से भी ज्यादा नए केस सामने हैं। एक दिन में 131 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। केरल सरकार ने कोविड-19 के कारण पिछले साल मार्च में बंद
विद्यालयों को 1 नवंबर से फिर से खोलने का फैसला लिया। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1003 नए मामले सामने आए। एक दिन में 18 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में अभी 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 41 नए केस सामने आए। एक दिन में 44 मरीज रिकवर हुए, 404 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए केस सामने आए। एक दिन में 11 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 334। कोरोना मामलों में गिरावट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए फिजिकल मोड में क्लासेस फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में आज से क्लास 1 से 3 के लिए स्कूल फिर से खोले गए। सरकार ने छात्रों के लिए उपस्थित अनिवार्य नहीं किया है। इस दौरान छात्र फिजिकल क्लासेस भी कर सकते हैं और इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेगी। महाराष्ट्र में बप्पा विसर्जन के दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। एहतियात महाराष्ट्र के कोल्हापुर आज और कल के लिए धारा 144 लागू की गई। गणेश प्रतिमा विसर्जन की वजह से रविवार को देश के कई इलाकों में लोगों के डूबने की घटनाएं सामने आई। मुंबई के वारसुआ बीच पर विसर्जन के दौरान 5 बच्चे डूब गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 श्रद्धालु कल्याणी नदी में डूब गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इससे पहले एससीओ सदस्य देशों ने कहा है कि युद्धग्रस्त देश में सभी जाति, धार्मिक और राजनीतिक समूह के प्रतिनिधियों के साथ एक समावेशी सरकार का होना महत्वपूर्ण है। दिल्ली के एक कोर्ट ने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को तलब किया है। ईडी का आरोप है कि रुजिरा बनर्जी ने जांच में शामिल होने से मना कर दिया। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच कर रही है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने रुजिरा बनर्जी को 30 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने एक बार फिर से अपने फैसले से क्रिकेट फैंस को चौंका दिया। उन्होंने रॉयल आरसीबी की कप्तानी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। कोहली ने कहा है कि आरसीबी के कप्तान के रूप में ये मेरा आखिरी आईपीएल होगा। मैं अपनी आखिरी आईपीएल मैच खेलने तक आरसीबी का खिलाड़ी बना रहूंगा। विराट कोहली ने आगे कहा है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भारी आरसीबी की कप्तानी करना एक शानदार और प्रेरक यात्रा रही है। मैं इस अवसर पर आरसीबी को धन्यवाद देना चाहता हूं।